नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों, शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। आपको मैं बता दूं कि वियतनाम ने अभी हाल ही में भारत के कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा डिजाइन किए गए नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल्स यानी कि NGMV को हासिल करने में अपनी दिलचस्पी दिखाई है और इन उन्नत जहाजों को विशेष रूप से समुद्री स्ट्राइक ऑपरेशंस और एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशन सहित कई समुद्री अभियानों को अंजाम देने के लिए डिजाइन किया गया है। ये अपनी आक्रामक क्षमताओं के अलावा नौसेना की रक्षा अभियानों और ऑफशोर डेवलपमेंट जो एरियाज हैं उनकी सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने पहले 9,805 करोड़ रुपए की लागत से 6 नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल के निर्माण के लिए भारतीय नौसेना से एक महत्वपूर्ण अनुबंध हासिल किया था। इनकी डिलीवरी 2027 से शुरू होगी और ये जो नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल वेसल बोट्स हैं वो कटिंग एज टेक्नोलॉजी और सोफिस्टिकेटेड वेपनरी के साथ होंगी, जो कि भारतीय नौसेना के अभियानों के लिए एक दुर्जय एसेट्स यानी कि संपत्ति बन जाते हैं। समुद्री स्ट्राइक ऑपरेशन और एंटी सरफेस वॉरफेयर ऑपरेशन को संचालित करने की क्षमता सहित इनकी मल्टी रोल क्षमताएं हैं। दोस्तों, NGMV को सटीक हमलों और शक्तिशाली मारक क्षमता के साथ दुश्मनों के खतरों का मुकाबला करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये जो महत्वपूर्ण यानी कि क्रूशियल चोक पॉइंट्स है वहां पर भारतीय नौसेना को एक क्रूशियल एडवांटेज दे सकता है और अगर वियतनाम इसे खरीदता है भारत से तो ये वियतनाम की डिफेंसिव रोल में बड़ी भूमिका निभाएंगी और ये वियतनाम के जलीय क्षेत्र और उनके जो ऑफशोर डेवलपमेंट एरियाज हैं उनकी सुरक्षा करेंगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि AK-203 राइफल को लेकर आ रही है। दोस्तों, AK-203 राइफल दुनिया की सबसे अधिक निर्मित राइफल के रूप में इतिहास रचने के लिए तैयार है और इस परियोजना के निदेशक मेजर जनरल SK सिंगर ने अभी हाल ही में कहा है कि इस राइफल की वैश्विक मांग यानी कि ग्लोबल डिमांड जबरदस्त तरीके से बढ़ने वाली है। उन्होंने कहा कि 2024 के अंत तक AK-203 की 70,000 यानी कि 70,000 यूनिट्स का उत्पादन किया जाएगा। AK-203 राइफल अपनी मजबूती, विश्वसनीयता और सटीकता के लिए जानी जाती है, इसीलिए इन राइफलों को कई अफ्रीकी और दक्षिण पूर्वी एशियाई देश खरीदने का विचार कर रहे हैं। ये अपने प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड और बेहतर प्रदर्शन के साथ कई देश इस असॉल्ट राइफल को हासिल करने के लिए उत्सुक हैं और भारत को इस बात का गर्व है कि इनका निर्माण अमेठी की कोरवा ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में किया जाएगा। उन्होंने कहा कि AK-203 की मांग केवल भारत के तटों तक सीमित नहीं है बल्कि इसके कई आगे तक फैली हुई है और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से इस हथियार को खरीदने की लगातार डिमांड आ रही है, यानी कि ये राइफल एक वैश्विक सनसनी बनने की राह पर है। संयुक्त उद्यम यानी कि जो जॉइंट वेंचर है भारत और रशिया का, इसने न केवल भारत की रक्षा क्षमताओं को मजबूत किया है बल्कि देश को वैश्विक हथियार बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में भी स्थापित किया है। यही नहीं, मेजर जनरल ने यह भी बताया कि सबसे पहले जो हमारी घरेलू बाजार है वहीं पर इसकी अपार संभावना है। गृह मंत्रालय, जिसमें कि सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल और राज्य पुलिस बल शामिल हैं, उन्हें भी AK-203 राइफल खरीदने पर अपनी रुचि व्यक्त की है और कहा जा रहा है कि इस घरेलू रक्षा बल की अनुमानित मांग करीबन 25 से 30 लाख यूनिट तक पहुंचने की उम्मीद है, जिससे राइफल की लोकप्रियता और उपयोगिता और बढ़ जाएगी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हाल ही में कुछ रिपोर्ट आई है जी बिजनेस की तरफ से, जिसमें ये कहा जा रहा है कि अर्जेंटीना 15 तेजस MK-1A एयरक्राफ्ट की डील भारत के HAL के साथ साइन करने वाला है। इनकी अनुमानित लागत 8,675 करोड़ रुपए के आसपास होगी और ये डील अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्टर की भारत यात्रा के दौरान साइन की जा सकती है और अर्जेंटीना एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं वो भारत में इस फाइटर जेट का टेस्ट भी कर चुके हैं। और यही नहीं दोस्तों, HAL पहले ही एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन कर चुका है अर्जेंटीनाई काउंटर पार्ट फैब्रिका अर्जेंटीना डी एवियोनिस के साथ, जिसके तहत दोनों ही देश मिलकर मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल करेंगे। और यही नहीं, इसके अलावा अगर वो HAL के द्वारा जो प्लेटफॉर्म है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर लैटिन अमेरिकी कोई देश इनका इस्तेमाल कर रहा है तो उनका जो ऑफसेट रिक्वायरमेंट होगी उसे भी पूरा किया जाएगा। देखते दोस्तों, तेजस के ऊपर तो खबरें ऊपर नीचे होती रहती है, लेकिन अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जो कि भारत आने वाले हैं, देखते हैं वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि दोस्तों तेजस Mark 1A फाइटर जेट आप सब समझते हैं कि इसमें से जो ब्रिटिश मेड कंपोनेंट्स हैं यानी कि जो UK के द्वारा निर्मित जो सिस्टम्स हैं उन्हें हटाकर इसमें भारत निर्मित इक्विपमेंट्स लगाकर ही अर्जेंटीना को भारत इन्हें बेच सकता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कुछ रिपोर्ट सामने आई हैं जिसमें कहा जा रहा है कि भारतीय नौसेना के अधिकारी और ब्रह्मोस एरोस्पेस के अधिकारी ब्रह्मोस NG एयर लॉन्च सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के अंडर विंग पाइलॉन्स में लगाने पर बातचीत कर रहे हैं। दरअसल P-8I एयरक्राफ्ट 4 ब्रह्मोस NG ले जा सकता है, वो भी अपने पंखों के नीचे, और ब्रह्मोस NG जो कि मैक 3.5 क्षमता वाली और 290 किलोमीटर की रेंज है, वो इस एयरक्राफ्ट की एंटी शिप वॉरफेयर क्षमता को बढ़ाएगी। और भारतीय नौसेना ये भी फैसला कर चुकी है कि वो अपने 6 कलवरी क्लास के सबमरीन्स में ब्रह्मोस NG को लगाएगी।
हालांकि दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि P-8I विमान पर ब्रह्मोस NG को लगाया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए हमें अमेरिका से परमिशन लेनी पड़ेगी, क्योंकि अमेरिका ही इन विमानों को तैयार करता है। दूसरी बात यह है कि रशिया और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर विरोधी हैं। ऐसे में कैसे अमेरिका अनुमति दे सकता है अपने P-8I विमान में, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल जो कि जॉइंट वेंचर है भारत और रशिया का, अगर भारत ही से पूरा तैयार कर रहा होता तब तो कोई इश्यू आने की बात ही नहीं थी। लेकिन यहाँ पे रशिया भी साथ में है, तो इसीलिए जो रिपोर्ट आ रही है उसे देखकर नहीं लगता है कि शायद अमेरिका इसके लिए राजी हो जाए। बाकी आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आखिरकार भारतीय नौसेना ने 6 SSN पनडुब्बियों पर काम करने की शुरुआत कर दी है। आपको मैं बता दूं कि इंडियन नेवी, भाभा एटॉमिक्स रिसर्च सेंटर और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, जिसके तहत स्वदेशी रूप से अलग अलग कंट्रोल सिस्टम, मल्टी फंक्शनल डिस्प्लेस और 11 टाइप के कंट्रोल कंसोल्स हैं, उनका निर्माण और उत्पादन किया जाएगा, जिनका इस्तेमाल प्रेशराइज्ड न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाएगा, जिन्हें कि भारतीय नौसेना की 6 न्यूक्लियर पावर अटैक सबमरीन्स में लगाया जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों आप सब जानते हैं कि भारतीय नौसेना के लिए 3 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के निर्माण के लिए भारत और फ्रांस ने MOU साइन किया है। अब दोस्तों यहाँ पर खबर यह आई है कि जो मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स हैं और फ्रांस का नेवल ग्रुप, वो संयुक्त रूप से मेड इन इंडिया स्कॉर्पियन क्लास की सबमरीन को एक्सपोर्ट भी करेंगे, यानी कि निर्यात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों मझगांव डॉक शिप बिल्डर की ये भी योजना है, वो DRDO के द्वारा बनाए गए AIP मॉडल की पेशकश सभी स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन ऑपरेटर्स को भी करेगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मैंने आपको पिछली बार डिफेंस अपडेट में बताया था कि ध्रुव एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर को रिस्ट्रिक्टेड टाइप सर्टिफिकेट यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी की तरफ से मिला है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि HAL अब यूरोपियन एविएशन सेफ्टी सर्टिफिकेशन प्रोसेस को शुरू कर रहा है अपने सिंगल इंजन लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के लिए, जिसका एक सिविलियन यानी कि नागरिक वेरिएंट भी होगा, जिसे कि मार्केट में पेश किया जाएगा और इसे यूरोपियन मार्केट में भी बेचा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों फ्रांस की फर्म नेवल ग्रुप ने भारतीय नौसेना के लिए बनने वाले लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स के लिए टेक्नोलॉजी सपोर्ट और डिजाइन एक्सपर्टी का ऑफर किया है। दरअसल भारतीय नौसेना की योजना है 4 लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक्स को भारत में बनाने की, जिसमें कि 32 VLSR SAM और 16 शिप लॉन्च एंटी शिप मिसाइलें लगी होंगी और इनका 10,000 नॉटिकल माइल्स का इंड्योरेंस टाइम होगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों मंगोलिया और भारत के सैनिक अब एक संयुक्त सैन्य अभ्यास करने के लिए जा रहे हैं। ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज मंगोलिया में होगी। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि अभ्यास में शामिल होने के लिए भारतीय सेना के 43 यानी कि 43 जवानों की एक टुकड़ी मंगोलिया रवाना कर दी गई है और इस द्विपक्षीय संयुक्त अभ्यास का नाम है नोमैडिक एलिफेंट 23 और ये इस अभ्यास का 15वां संस्करण है, जो कि 17 से 31 जुलाई तक चलेगा। नोमैडिक एलिफेंट एक वार्षिक प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो कि बारी बारी से भारत और मंगोलिया के बीच आयोजित किया जाता है और पिछला संस्करण दोस्तों इसका हिमाचल प्रदेश के बकलो स्थित स्पेशल फोर्सेस ट्रेनिंग स्कूल में आयोजित किया गया था। अब आप जान लीजिए कि इस सैन्य अभ्यास का मकसद क्या है। दरअसल इस मिलिट्री अभ्यास का मकसद है एक पॉजिटिव सैन्य संबंध बनाना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान प्रदान करना और दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, सौहार्द और मित्रता को विकसित करना है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों एक चौंकाने वाला बयान चाइना की तरफ से आया। चाइना के पूर्व विदेश मंत्री रहे और अब वो जो राजनयिक है वांग यी, उन्होंने जकार्ता में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ बैठक की और कहा कि दोनों देशों को सीमा मुद्दे के समाधान के लिए एक एक्सेप्टेबल यानी कि स्वीकार्य वाला जो समाधान है वो ढूंढना चाहिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कुछ विशेष मुद्दों की वजह से इसे परिभाषित नहीं करना चाहिए। वहीं भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन से भी ये साफ कह दिया है कि जब तक सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और सद्भाव नहीं आएगा, दोनों देशों के बीच संबंध आगे नहीं बढ़ सकते। आपको मैं बता दूं कि चीन के मौजूदा विदेश मंत्री छिन कांग बीमार थे, जिसकी वजह से पूर्व विदेश मंत्री वांग यी को आसियान की बैठक में शामिल होना पड़ा। यानी कि वांग यी का मानना है कि भारतीय पक्ष और चीनी पक्ष एक दूसरे से मिलकर सीमा मुद्दे का एक ऐसा समाधान ढूंढे जो दोनों पक्षों को स्वीकार्य हो। यानी कि दोस्तों आप एक तो हमारी जमीन कब्जा करके बैठ गए हो और फिर समाधान की बात भी हमसे कर रहे हो। बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि जो एरिया आपने अननेसेसरी ऑक्यूपाइड कर लिया है, जिसे आप कैप्चर करके बैठ गए हो, वहां से पीछे हट जाओ और जो पहले की निर्धारित LAC है, जिसके हिसाब से हमारे बफर जोन भी डिसाइडेड है, उसको मानो और मुद्दा ये हल हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग पर काम तेजी से पूरा हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता इन्हें सुनिश्चित करना बेहद जरूरी है। साथ ही एस जयशंकर ने कहा कि म्यांमार की स्थिति की वजह से भारत म्यांमार थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग एक बहुत कठिन परियोजना रही है,
और इसे फिर से शुरू करने का तरीका ढूंढना भारत सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बन गई है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भारत, म्यांमार, थाईलैंड लगभग 1400 किलोमीटर लंबे राजमार्ग पर काम कर रहे हैं, जो कि तीनों देशों को जमीन के जरिए दक्षिण पूर्व एशिया से जोड़ेगा और तीनों देशों के बीच इससे कारोबार, स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार, पर्यटन, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न, जवाब, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।